वक्त रेज़ा रेज़ा ड्रामे की आने वाली स्टोरी के बारे में बात करेंगे। सबाहत अपने भाई की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ईसा से भी ये कह देती है कि देख लिया ना अपनी आंखों से, अब तो आपको यकीन आ गया होगा। ये तो ज़ाहरी चोटें हैं, न जाने हड्डियां कितनी टूटी हैं, ये तो हॉस्पिटल में जाकर ही पता चलेगा। ये बात सुनकर ईसा काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहता है सरमद से कि सरमद मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि ये टॉर्चर भी तुम्हें कर रहे हैं। यहीं पर सरमद कोई बात नहीं करता तो सबाहत कहती है कि आपकी हमदर्दी का बहुत शुक्रिया। आप अंधे कुएं में धकेल कर कहते हैं कि आप कुएं से बाहर निकालेंगे। सब सबाहत को हर मुमकिन कोशिश करता है मनाने की, क्योंकि अब हकीकत खुलकर उसके सामने आ चुकी है कि सरमद का इन सब में कोई भी कसूर नहीं और न ही सरमद ने मेरी बहन को किडनैप की। यहाँ पर बात करेंगे कि अब इस ड्रामे की आगने वाली स्टोरी किस तरह की होगी। अरीशा तो अब वहाँ पर उस किडनैपर को उसके सर में हथौड़ा मारकर भागकर आ चुकी है। अब यहाँ पर अरीशा तो ये बात जानती है मुझे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि शकील था। यहाँ पर अरीशा अब रोड पर जब आ जाती है तो अब बहुत कोशिश करती है कि उसे कोई गाड़ी मिल जाए, लेकिन पुलिस तो आगे पीछे घूम रही थी और फिर ईसा के कहे हुए बंदे के सारे मुलाजिम भी अरीशा को ही तलाश कर रहे थे। यहाँ पर वो अरीशा को ढूंढ लेते हैं तो अरीशा उन्हें कहती है कि मुझे छोड़ो, तुम लोग कौन हो, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब वो अरीशा को बताते हैं कि हम तुम्हारे मुहाफिज हैं, हम भी तुम्हें ही ढूंढने के लिए निकले हुए थे। ये बात सुनकर अब अरीशा कहती है कि आखिर कैसे मैं आप लोगों की बात पर यकीन कर लूं, क्योंकि मुझे आप लोगों की बात पर जरा भी भरोसा नहीं। ये बात सुनने के बाद तब ही अब पुलिस वाले भी वहीं पहुंच जाते हैं जो कि अरीशा को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर अब अरीशा बहुत ही ज्यादा अपने आप को टैक्स फील कर रही है। तब ही गाड़ी में अब पुलिस ऑफिसर उससे बयान भी लेता है। अरीशा अब कुछ भी नहीं बताती कि मुझे किडनैप करने वाला मेरा कजन शकील है। पुलिस उससे पूछती है क्या तुम्हें सरमद ने किडनैप करवाया। अरीशा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे सरमद किडनैप क्यों करेगा, क्योंकि वो वाकई एक बहुत अच्छा इंसान है और इस तरह की घटिया हरकत वो कभी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसे बताता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से सरमद की कई हड्डियां टूट चुकी होंगी। ये बात सुनकर अरीशा बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं। कि पुलिस ऑफिसर उसे बताता है, कहता है कि तुम्हारे घर वालों ने शक की बुनियाद पर सरमद को अरेस्ट करवाया और उसे मार पड़वाई, जिसकी कंडीशन अब बहुत ही बुरी है और सरमद इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ पर अरीशा अब सोचती है कि सारा कसूर शकील का था और हड्डियां इन लोगों ने सरमद की तोड़ दी, न जाने ये सब कुछ किसने किया। यहाँ पर सोचती है कि यकीनन अम्मी और भाई ने ये सब कुछ किया होगा और फिर सरमद को भी किडनैप के चक्कर में जेल में भेज दिया। यहाँ पर दूसरी तरफ सरमद के माँ बाप जब सरमद की हालत देखते हैं तो देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते। ज़ैनब का रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है। उसे अब समझ नहीं आती कि आखिर वो अपने बेटे की हालत देखकर क्या करे। यहाँ पर कहती है कि खुदा गारत करे, मेरे बेटे का जरा भी कसूर नहीं था, इसके बावजूद भी उसकी ये हालत कर दी। यहाँ पर वो अपने बेटे को अब समझाती है और कहती है कि देखो सरमद उस लड़की से दोस्ती रखने की वजह से तुम्हें कितना महंगा पड़ा। आज के बाद तुम मुझसे वादा करो कि अरीशा के साथ तुम कोई भी ताल्लुक नहीं रखोगे। बाहत ये बात सुनकर कहती है कि नहीं अम्मी, आज के बाद सरमद कभी भी अरीशा के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। यहाँ पर सरमद कोई बात नहीं करता बल्कि वो दर्द से बहुत ही कराह रहा होता है। यहाँ पर अब सबाहत कहती है कि सरमद किसी चीज की जरूरत हुई तो तुम मुझे जरूर बताना, लेकिन यहाँ पर फवाद कहता है कि अगर पुलिस वालों ने यह हालत गैर रिमांड के कर दी है तो मुझे लगता है कि हमें उन पर केस फाइल कर देना चाहिए। सबाहत ये बात सुनकर कहती है कि मैं तो ऐसा जरूर करूंगी। यहाँ पर वो कहती है कि मेरे भाई का कोई भी कसूर नहीं था और पुलिस वालों के पास कोई रिमांड भी नहीं था और उन पर केस करना भी बनता है। जब ये लोग अपनी नौकरी से सस्पेंड हो जाएंगे तब उन्हें आइडिया हो जाएगा कि आखिर उन लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी। यहाँ बाहर डॉक्टर से सारी रिपोर्ट्स लेने के बाद पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। जाकर अब एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करती है, जबकि पुलिस ऑफिसर कहता है कि देखे बीबी, जो कुछ भी हुआ हमने अपना काम किया। सबाहत कहती है कि मैं कोई अनपढ़ जाहल तो हूँ नहीं कि मुझे पता ना हो कि कब किसी को मारना चाहिए, क्योंकि मेरा भाई मुजरिम नहीं था और इसका रिमांड आपके पास नहीं था। आप लोगों ने शक की बुनियाद पर मेरे भाई की हालत कर दी। आपको क्या लगता है कि मैं आप लोगों को आसानी से जाने दूंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
मैं आप लोगों को इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात सुनने के बाद एसएचओ तो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो एसएचओ पर पर्चा करवाना चाहती थी। यहाँ पर अब जैसे ही एएसपी आता है तो पूछता है कि क्या हुआ, अब आपका क्या मसला है। यहाँ पर सबाहत कहती है कि मैं आपके एसएचओ पर एफआईआर दर्ज करवाने आई हूँ। बात सुनने के बाद अब वो पुलिस ऑफिसर भी काफी ज्यादा परेशान है कि आखिर क्यों। यहाँ पर सबाहत कहती है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं इससे भी ऊपर जा सकती हूँ। ये बात सुनकर एएसपी कहता है कि देखिए, आप इस वक्त ठंडे दिमाग से सोचिए, तो सबकी एक जैसी होती है और उनकी इज्जत की खातिर पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद कहती है कि मेरे मासूम भाई को मारना कहाँ के असूल है। ये बात सुनने के बाद एएसपी कहता है कि ठीक है, आप बैठिए, मैं कुछ करता हूँ। यहाँ पर वो एएसपी जो कि ईसा का दोस्त होता है तो ईसा को कॉल करता है और कहता है कि सबाहत भाभी फिर पुलिस स्टेशन आई है। ये बात सुनकर ईसा काफी चौंक जाता है और कहता है कि सबाहत इस वक्त पुलिस स्टेशन आखिर काम क्या है। यहाँ पर उसे बताता है और कहता है कि वो एसएचओ पर पर्चा करवाना चाहती है। वो सारे ही सबूत हॉस्पिटल से भी लेकर आई है, क्योंकि सरमत की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। ये बात सुनने के बाद ईसा अब कहता है कि मैंने यार तुम्हें मना भी किया था कि सरमत को हाथ भी मत लगाना। यहाँ पर एएसपी बताता है और कहता है कि वो यही बार बार कह रही है कि शक की बुनियाद पर आप लोगों ने मेरे भाई की हड्डी पसलियां एक कर दी और आपके पास कोई भी रिमांड नहीं था। उसने तो ये भी धमकी दे दी है कि अगर आप लोग एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो मैं इससे भी ऊपर जा सकती हूँ। तुम जानते हो फिर एसएचओ ही सस्पेंड नहीं होगा, बल्कि सस्पेंड तो मैं भी हो जाऊंगा। यहाँ पर वो ईसा से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि भाभी से प्लीज आप मना उन्हें करें और कहें कि ऐसा मत करें, हमारे भी घर के बच्चों की रोटी पानी का मसला है। ये बात सुनने के बाद ईसा कहता है कि यार तुम फिक्र मत करो, मैं सबाहत से खुद बात करता हूँ। मुझे लगता है कि वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, अपने भाई के जख्म देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर रही। यहाँ पर ईसा कॉल बंद कर देने के बाद सोचता है और कहता है कि आखिर मैं करूँ भी तो क्या करूँ, कैसे बताऊं मैं सबको कि सबाहत कभी भी ये डिमांड पूरी नहीं करेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबाहत अब हर उस चीज से नफरत करने लगी है जो कि चीज मुझसे जुड़ी हुई। सबाहत से बात करने का कोई फायदा भी नहीं। मैं जानता हूँ कि सबाहत वही करेगी जो उसका करने को दिल करेगा। आखिर मैं करूँ भी तो क्या करूँ, लेकिन मेरी वजह से एक इंसान की नौकरी चली जाती है, उसके बच्चों का राशन चला जाता है, तो कितनी तकलीफ दे बात है। लेकिन इस वक्त सबाहत बहुत गुस्से में है और वो ये सब कुछ करके ही रहेगी। मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि सबाहत कितनी बेजिद्दी है, वो कभी भी अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाली। यहाँ पर जो कि अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, उसे भी समझ नहीं आ रही आखिर क्यों पुलिस वाले ने हमें यहाँ पे इतने टाइम से बैठा दिया है, लेकिन अभी वो कोई बात भी नहीं कर रहा। लेकिन क्यों। यहाँ पर सबाहत आप कहती है कि आखिर क्या बात है फवाद, जाओ और जाकर तुम पुलिस ऑफिसर को तो बुलाकर लेकर आओ। फवाद जैसे ही जाता है तो एएसपी कहता है कि देखिए मिस सबाहत, मैंने इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से छानबीन की है। मुझे लगता है कि ये आपके घर का मामला है, आपको इसे घर में ही सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। जब ये बात सबाहत सुनती है तो सुनकर काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये आपका मसला नहीं। जब मैंने कहा कि आप मेरे सामने अपने एसएचओ पर पर्चा दर्ज करें, अगर आप नहीं कर रहे तो फिर मेरे पास इसका दूसरा हल भी है। यहाँ पर वो अब बोर्ड में लगे नंबर की जानिब देखना शुरू हो जाती है तो एएसपी काफी ज्यादा घबरा जाता है। यहाँ पर एएसपी अब एसएचओ को कॉल करते हुए कहता है कि जल्दी से आप मेरे रूम में आइए। अब जैसे ही एसएचओ आता है और उसे सारी सिचुएशन बताता, एसएचओ ये बात सुनने के बाद अब सबाहत के सामने हाथ जोड़ देता है, क्योंकि उसे पता था बहुत अच्छे तरीके से कि अगर डिमांड के किसी को फंड लगाई जाए तो क्या होता है, और मैंने तो सरमत के साथ बहुत ही गलत किया। उसकी जो हालत है वो मेरी वजह से है। यहाँ पर एसएचओ अब सबाहत और फवाद के सामने हाथ जोड़ देता है और कहता है कि प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। यहाँ पर एसएचओ को कहती है कि ये माफी मांगने से बेहतर ये है कि मैं तुम्हें यहाँ से फारिग करवा दूं। जो भाई मेरे को मार पड़ी है उसकी तकलीफ का अंदाजा आपको भी तो होना चाहिए, और हाँ, जब तक हम चाहेंगे आपको इस जेल में रखकर अच्छा खासा मरवाते रहेंगे। ये बातें अब एसएचओ के लिए काफी तकलीफदेह थी और कहता है कि देखो बेटा, अगर तुम चाहो तो तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि हमारे घर का मामला है, घर की बातें हैं, मैं क्या कर सकता। यहीं पर सबाहत अपने लॉयर को कॉल करती है जो कि अब सरमत के ऑफिस से आया हुआ होता है। वहाँ पर उसको सारी सिचुएशन बताती और कहती है कि आखिर मैं क्या फैसला करूँ। अगर मैं इस तरीके से करती हूँ कि डार्क लेंस लगा लूँ तो हो सकता है कि फिर
आप का इतना ना लगे, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया बहुत सोच समझ कर किया, क्योंकि आप लोगों ने मेरे भाई की जो हालत कर दी है, आपको अंदाज़ा भी नहीं कि कितनी उसकी हड्डियां टूट चुकी है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि रुको, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ तो उसके बाद तुम अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हो। ये बातें अब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफदेह होती है। उसे भी अब समझ नहीं आ रही कि आखिर वो करे भी तो क्या करे, क्यों इस तरह उसके भाई के साथ की। बट रेजा रेजा ड्रामे की आने वाली स्टोरी के बारे में बात करेंगे। सबाहत अपने भाई की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ईसा से भी ये कह देती है कि देख लिया ना अपनी आंखों से, अब तो आपको यकीन आ गया होगा। ये तो हरी चोटें हैं, न जाने हड्डियां कितनी टूटी हैं, ये तो हॉस्पिटल में जाकर ही पता चलेगा। ये बात सुनकर ईसा काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहता है सरमत से कि सरमत मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि ये टॉर्चर भी तुम्हें कर रहे हैं। यहीं पर सरमत कोई बात नहीं करता तो सबाहत कहती है कि आपकी हमदर्दी का बहुत शुक्रिया। आप अंधे कुएं में धकेल कर कहते हैं कि आप कुएं से बाहर निकालेंगे। सब सबाहत को हर मुमकिन कोशिश करता है मनाने की, क्योंकि अब हकीकत खुलकर उसके सामने आ चुकी है कि सरमत का इन सब में कोई भी कसूर नहीं और न ही सरमत ने मेरी बहन को किडनैप की। यहाँ पर बात करेंगे कि अब इस ड्रामे की आगने वाली स्टोरी किस तरह की होगी। अरीशा तो अब वहाँ पर उस किडनैपर को उसके सर में हथौड़ा मारकर भागकर आ चुकी है। अब यहाँ पर अरीशा तो ये बात जानती है मुझे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि शकील था। यहाँ पर अरीशा अब रोड पर जब आ जाती है तो अब बहुत कोशिश करती है कि उसे कोई गाड़ी मिल जाए, लेकिन पुलिस तो आगे पीछे घूम रही थी और फिर अरीशा के कहे हुए बंदे के सारे मुलाजिम भी अरीशा को ही तलाश कर रहे थे। यहाँ पर वो अरीशा को ढूंढ लेते हैं तो अरीशा उन्हें कहती है कि मुझे छोड़ो, तुम लोग कौन हो, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब वो अरीशा को बताते हैं कि हम तुम्हारे मुहाफिज हैं, हम भी तुम्हें ही ढूंढने के लिए निकले हुए थे। ये बात सुनकर अब अरीशा कहती है कि आखिर कैसे मैं आप लोगों की बात पर यकीन कर लूं, क्योंकि मुझे आप लोगों की बात पर ज़रा भी भरोसा नहीं। ये बात सुनने के बाद तब ही अब पुलिस वाले भी वहीं पहुंच जाते हैं जो कि अरीशा को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर अब अरीशा बहुत ही ज़्यादा अपने आप को टैक्स फील कर रही है। तब ही गाड़ी में अब पुलिस ऑफिसर उससे बयान भी लेता है। अरीशा अब कुछ भी नहीं बताती कि मुझे किडनैप करने वाला मेरा कज़न शकील है। पुलिस उससे पूछती है क्या तुम्हें सरमत ने किडनैप करवाया। अरीशा कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे सरमत किडनैप क्यों करेगा, क्योंकि वो वाकई एक बहुत अच्छा इंसान है और इस तरह की घटिया हरकत वो कभी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसे बताता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से सरमत की कई हड्डियां टूट चुकी होंगी। ये बात सुनकर अरीशा बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं। कि पुलिस ऑफिसर उसे बताता है, कहता है कि तुम्हारे घर वालों ने शक की बुनियाद पर सरमत को अरेस्ट करवाया और उसे मार पड़वाई, जिसकी कंडीशन अब बहुत ही बुरी है और सरमत इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ पर अरीशा अब सोचती है कि सारा कसूर शकील का था और हड्डियां इन लोगों ने सरमत की तोड़ दी, न जाने ये सब कुछ किसने किया। यहाँ पर सोचती है कि यकीनन अम्मी और भाई ने ये सब कुछ किया होगा और फिर सरमत को भी किडनैप के चक्कर में जेल में भेज दिया। यहाँ पर दूसरी तरफ सरमत के माँ बाप जब सरमत की हालत देखते हैं तो देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते। जैनब का रो रो कर बहुत बुरा